विदेश सॉरी विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार से मदद करता है? तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट करती हैं, निवेश करती हैं, जिसके कारण से दो देशों के बीच व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ता है तो रुपए या फिर जो उनके करेंसी होती है, मुद्रा, मुद्रा का आदान प्रदान होता है। और मुद्रा के आदान प्रदान होने के कारण से बाजारों में एकीकरण, बाजार जो है उसमें एकीकरण की तरफ बढ़ते हैं। मतलब दो देशों के बीच जो कीमतों का अंतर है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है जब व्यापार होता है, मुद्रा आदान प्रदान होती है। उसके कारण से जो मुद्रा के बीच कीमतों का अंतर है ना वो कम होता है। जैसे देखो, इसको थोड़ा सा टिपिकल है, अगर लेकिन समझोगे ना तो शायद समझ में आएगा। अगर मान लीजिए भारत में जो है वो अपने यहाँ सब्जी अनाज बहुत ज्यादा उगाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा उग रहे हैं। चलो अमेरिका का हटा देते, चाइना में बोलते हैं। चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत गेहूं से करूं, मान लो उदाहरण के लिए, गलत बोल रहा हूँ लेकिन समझने की कोशिश करना केवल। अभी जो मतलब गेहूं जो बिक रहा है वो 20 रुपए किलो बिक रहा है, मान लो उदाहरण के लिए 20 रुपए किलो बिक रहा है। और चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, जैसे मान लो एक सीरीज की कीमत देखे तो वो 25 रुपए है। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा मंगा रहे हैं चाइना से, और वो महंगा भी है, उसकी कीमत भी ज्यादा है। और अपन चाइना को अनाज बेच रहे हैं जिसकी कीमत जो है वो कम है। उससे होगा क्या? अपन ज्यादा मात्रा में पैसा उसको दे रहे हैं और कम मात्रा में उससे पैसे ले रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा हमारे दोनों देशों की मुद्राओं पर। हमारे मुद्रा की कीमत जो है वो कम रहेगी, चाइना की कीमत ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसा वहां जा रहा है। तो यदि दो देशों के बीच व्यापार बराबर का होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, रियल केस में पॉसिबल नहीं है, सभी के पास संसाधन अलग अलग है। अगर दो देशों के बीच, टिपिकल बात है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर दो देशों के बीच व्यापार बराबर मात्रा में होता है, जितना पैसा हमने चाइना को दिया उतना ही चाइना ने हमसे खरीदा, जब ये दोनों बराबर होगा ना, तब जाके इन जो चाइना की येन मुद्रा है और भारत की रुपया मुद्रा, ये दोनों बराबर लेवल पे आ पाएंगे। और उसके कारण से दो देशों में जो समानता रहेगी ना मुद्रा की, वो सामान एकीकरण, जिसको बोला ना एकीकरण, बाजारों का एकीकरण, वो जो है वो उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ का व्यक्ति चाइना में जाके खरीद सकता है, वहां का व्यक्ति, क्योंकि उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहन सहन दोनों का एक जैसे ही हो जाएगा, कीमतों में अंतर खत्म हो जाएगा। सेम रीजन है अपना और अमेरिका का। अपन अमेरिका से आयात बहुत ज्यादा करते हैं और निर्यात बहुत कम करते हैं। एक्चुअली में केवल अपन नहीं, पूरी दुनिया भरी अमेरिका से बहुत सारी चीजें आयात ज्यादा करते हैं। उसके कारण से हुआ क्या, अमेरिका के जो कीमत है ना, डॉलर की कीमत है, वो बहुत ज्यादा है। अगर व्यापार बराबर होता है, विदेशी व्यापार बढ़ता है, वैश्वीकरण बढ़ता है, तो हम मूल्यों के एकीकरण, मतलब सभी करेंसी जो है वो बराबर में आएंगी। और उसके कारण से दुनिया भर में रहन सहन आसान हो पाएगा। इसका फर्क पड़ा है हालांकि, हमारा रुपया स्ट्रांग हुआ है बहुत हद तक, डॉलर के मुकाबले में हो चाहे दूसरे देशों की करेंसी के मामले में हो। तो आप देखोगे इसका एक व्यापार अवरोधक लगाने का एक रीजन ये भी रहता है। अगर भारत ने चाइना से इंपोर्ट बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा आयात कर रहा है अगर भारत, तो फिर जो है व्यापार अवरोधक बढ़ा के उसको निर्यात आयात को जो है वो नियंत्रित किया जाता है, ताकि हमारी करेंसी में ज्यादा फर्क ना आए। हम अगर चाइना से ज्यादा आयात करने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। अभी बीच में आंकड़े आए थे, जब पिछले 3 सालों के आंकड़े आए थे कि भारत ने चाइना से निर्यात कितना किया और आयात कितना किया, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो वो चीज सरकार भी देख रही है और व्यापार अवरोधक लगाए जाएंगे, है ना। तो विदेशी व्यापार से बाजारों के एकीकरण में इस प्रकार से फायदा मिलता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, निवेश करती हैं, व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो क्या हो जाता है, मुद्रा में समानता आती है। मुद्रा जो व्यापार बढ़ने के कारण से, मुद्रा जो दो देशों की मुद्राएं हैं उनमें समानता आती है। और समानता आने के कारण से क्या होता है, बाजार एकीकरण की तरफ बढ़ता है ना। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोशिश करी मैंने समझाने की। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं बड़ी कंपनियों के कारण से, इसलिए उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसी के कारण से छोटे उत्पादक जो है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वैश्वीकरण में। ये परेशानी है, वैश्वीकरण की कमी है।
है ना। बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से छोटे उत्पादक जो है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो न्याय संगत वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि दुराभाती ना हो। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बात लगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नियम कायदे बन रहे हैं तो वो सभी पर लागू हो, सभी देशों पर लागू हो। उदाहरण के लिए अमेरिका में जो है किसानों को सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे देती है, पैसे दे देती है ना। उसके कारण से वो अपना अनाज जो है बाजारों में बहुत सस्ता बेच पाते हैं। तो उसके कारण से बाकी देशों पे असर पड़ता है, बाकी देशों से फिर अनाज का उपभोक्ता लेगा क्यों? क्योंकि अमेरिका सस्ता बेच रहा है। तो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए, और सभी देशों में समान नियम और कायदे लगाना पड़ेंगे, ताकि किसी एक देश का प्रभाव नष्ट हो जाए और सभी लोगों को बराबरी का हक मिले उनका। ऐसा ना हो कि किसी एक देश को जो है ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा हो और एक देश जो है वो अपनी मनमानी कर रहा हो। वो न्याय संगत वैश्वीकरण नहीं है ना। अमेरिका के किसानों का उदाहरण लेके आप कर सकते हो कि अमेरिका में खेती किसानों का जो परसेंट है जीडीपी वो केवल 0.5% है, इसलिए अमेरिकी सरकार किसानों को बहुत ज्यादा सहायता राशि देती है, जिसके कारण से अमेरिका का किसान जो है वो सस्ती दरों पर अनाज बेच पाता है, जिससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं को ये चाहिए कि वो सभी देशों पर समान नियम कायदे लागू करे, जिससे सभी को फायदा मिल सके वैश्वीकरण का। इसे ही हम न्याय संगत वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। किसी देश द्वारा व्यापार अवरोधक का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है? तो कोई भी देश व्यापार अवरोधक क्यों क्यों करता है और कैसे करता है, तो क्यों का आंसर देते हैं पहले तो। किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों पर पहले तो व्यापार अवरोधक लिखेंगे अपन, कि व्यापार अवरोधक सरकार द्वारा विदेशी निवेश को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाने वाले नियम कायदों को बोलते हैं। उदाहरण के लिए करों में वृद्धि जो है व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। क्यों लगाए जाते हैं, कैसे किया जाता है? तो हम जैसे आप चाइना का उदाहरण लेके लिख सकते हो। यदि हमें चाइना से आने वाले स्टील पर नियंत्रित करना है ताकि देश का स्टील जो है वो उपभोक्ता तक पहुंच सके, तो सरकार उस पर क्या करती है, उस पर टैक्स ज्यादा कर देती है, कर ज्यादा कर देती है, जिसके कारण से चाइना से आने वाला स्टील जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारा देसी स्टील की खपत जो है बढ़ जाएगी, है ना। सिंपल सी बात है। वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? मैं छोड़ रहा हूँ अब इस क्वेश्चन को। वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? तो इसमें कोई कॉमन सा ही आंसर होगा, लेकिन मेरा अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एक एक करके भी लिख सकते हो। विदेशी व्यापार क्या है और विदेशी निवेश क्या है? विदेशी व्यापार किसको कहते हैं? जब विदेशी कोई कंपनी अपना माल हमारे देश में बेचने के लिए आती, केवल बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं विदेशी व्यापार। आयात या निर्यात करती है कोई कंपनी, अपने यहाँ से सामान खरीदती है या अपने यहाँ से बेचने आती है, उससे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जबकि विदेशी निवेश किससे कहते हैं? जब कोई बड़ी कंपनी अपनी उत्पादन इकाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उत्पादन इकाई हमारे देश में लगाती है, उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। और विदेशी व्यापार में चीजों का या तो आयात होगा, निर्यात होगा। विदेशी निवेश में कंपनी जो है यहीं पर जमीन खरीदती है, मजदूरों को हायर करती है, नौकरी पर रखती है और यहीं पर निर्माण करती है, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। जब कंपनी कुछ पैसे लगाती है देश में, इन्वेस्ट करती है, तो प्रॉफिट के लिए, उसमें प्रॉफिट तो वहां पर भी हो रहा है। विदेशी व्यापार में भी व्यापार इसलिए करती है ताकि प्रॉफिट हो सके, विदेशी निवेश में भी प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। आप अगर डेफिनेशन के साथ साथ उदाहरण लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं? जो एक राष्ट्र में, मतलब जो सामान्य कंपनियां होती हैं वो किसी एक देश में उनकी उत्पादन इकाई होती है और उनका जो उपभोक्ता होता है वो भी उसी देश का होता है। जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो अपने फायदे के अनुसार अलग अलग देशों से अलग अलग सेवाएं लेती हैं। जहां जो सेवा सस्ती दरों पे उपलब्ध होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से वो सेवा लेती है। उदाहरण के लिए एप्पल का उदाहरण ले सकते हो। वो अपना अनुसंधान अमेरिका में करती है, कच्चा माल चाइना से लेती है और मैन्युफैक्चरिंग ताइवान जैसी कंट्रीज में करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये होती है। सामान्य कंपनी एक ही देश में
कच्चे माल से लेकर मजदूर अनुसंधान से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक ही देश में करती है और बेचती भी एक ही देश में है। जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां से उनको सस्ता माल मिलता है वहां से वो सस्ता माल करती हैं और पूरे दुनिया भर में अपना सामान बेचती हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है ना। नॉर्मल नॉर्मल कंपनियां करती हैं एक ही देश में बनाती हैं, एक ही देश में पहले रिसर्च होगी, अनुसंधान होगा कैसे बनाना है। जैसे मान लो मोबाइल का, तो पहले रिसर्च करना पड़ेगा, हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान, कि कैसे बनेगा मोबाइल, कैसे काम करता है, कौन सी आईसी लगती है, बैटरी कितनी लगती है, कैमरा कितना लगता है, कहाँ से लाना है, वो सब रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगी, फैक्ट्री लगाना पड़ेगी, उसके लिए मजदूर हायर करना पड़ेंगे। और वो एक देश, रिसर्च कंपनी जो है वो एक देश में ही करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो कच्चा माल रिसर्च कहीं और कर ली, कच्चा माल कहीं और से ला लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और लगा दी और बेचा कहीं भी दुनिया में। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंध करते हैं? तो ये उसी का आंसर है, सेम जो अभी मैंने बताया ना आपको, वही इसमें लिखना पड़ेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पादन की लागत कम बनाए रखने के लिए अलग अलग सुविधाएं अलग अलग देश में करती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी अपना अनुसंधान कार्य अमेरिका में करती है, कच्चा माल चीन से लेती है, और अपनी जो उत्पादन इकाई है वो ताइवान जैसी कंट्रीज में, देशों में लगाती है, जहां मैं इंग्लिश बोल देता हूँ बीच बीच में, ताइवान जैसी देशों में लगाती है, जहां पर उसको सस्ती दरों पर मजदूर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से वो अपने उत्पादन की लागत कम बनाए रखती है। और अपना जो कॉल सेंटर है वो भारत जैसे देशों में रखती है, जहां पर सॉफ्ट स्किल्स वाले अच्छे युवा कम लागत में मिल जाते हैं, है ना। तो ये लिख सकते हो आप बिल्कुल। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। तो भारत सरकार ने कौन कौन से 3 कदम उठाए हैं जिसके कारण से विदेशी निवेश बढ़ा है? तो पहला तो भारत ने 1991 में ही भारत सरकार ने अपने उदारीकरण की नीति के तहत कई संशोधन किए, नियम लाए, जिससे कारण से बाहरी कंपनी जो स्वतंत्रता के टाइम लगाया गया था ना प्रतिबंध, उन प्रतिबंधों को खत्म किया ताकि दूसरा विदेशी निवेश भारत में बढ़ सके। दूसरा, श्रम कानूनों में लचीलापन लाया। भारत सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाया जिसके कारण से कंपनियां अधिक उत्पादन कर सके और उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। तीसरा, भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं भौतिक सुख सुविधाएं, बोल सकते हो भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे कि सड़क, बिजली, जल निकासी की व्यवस्था। ऐसी व्यवस्थाएं कंपनियों के लिए करके दी, कंपनियों के लिए जगह चिन्हित करके दी कि आप आए और इस जगह पर प्लांट लगाए, हम आपको बेसिक सुख सुविधाएं जैसे सस्ते मजदूर, अच्छी सड़कें और बिजली मुहैया करवाएंगे, ताकि वो कंपनी जो है अपना सेटअप लगा सके। ये 3 मेन कदम है जो कि भारत सरकार ने किए। बहुराष्ट्रीय, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि कई राज्य सरकारों द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की पर्यावरण और सरकारी अनुमतियां जो है वो कंपनी को दी जाती हैं ताकि विदेशी निवेश बढ़ सके। ये भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे कदम है ना, एक ही कदम थोड़ी ना है। आप लिख सकते हो कि 1991 में उदारीकरण करके देश की सीमाओं को खोला गया ताकि विदेशी निवेश आ सके। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निर्माण किया गया। सड़क, आप ये भी लिख सकते हो, भारत सरकार द्वारा कंपनियों को सड़क, जल निकासी की व्यवस्था और सस्ते श्रम मजदूर उपलब्ध करवाए गए, जिससे वो कंपनियां जो है वो सेटअप लगा सके अपना। तीसरा, श्रम कानूनों में जो है वो लचीलापन लाया गया। चौथा, जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे आयोजन किए गए, जिसमें एक छत के नीचे कंपनी को सारी सरकारी जो नियम कायदे हैं उनकी परमिशन देना, परमिशन एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की परमिशन दी गई ताकि बाहरी निवेश, विदेशी निवेश जो है वो बढ़ाया जा सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, कैसे प्रकार कार्य करती है? आपको पता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? तो बहुराष्ट्रीय उत्पादन पर नियंत्रण कैसे स्थापित करती हैं? तो फुटबॉल का उदाहरण आया था इसमें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? तो उत्पादन पर नियंत्रण कैसे स्थापित करती हैं भाई? वो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में नहीं होगा तो वो चीज जो है उत्पादित करना बंद कर देती है थोड़ी देर के लिए। इसका देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्ट आंसर क्या है। जाहिर सी बात है वो उत्पादन बंद कर देंगे ना जब तक खपत नहीं है, खपत जैसे चालू होगी फिर से उत्पादन चालू कर देंगी। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स भारत में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक कैसे बना?
तो आप इसमें उदाहरण लिखोगे, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी करगिल फूड ने भारत में स्थित परख फूड्स को जो है वो खरीद लिया। और खरीद लेने के साथ ही वो परख फूड के साथ अपनी तकनीक भी साझा करती है, जिससे परख फूड जो है अपना उत्पादन बढ़ा पाई। और इसी कारण से जो है भारत में करगिल फूड्स जो है वो खाद्य तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। उसने तकनीक साझा करी परख फूड के साथ, जिससे परख फूड का उत्पादन बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसने अपने यहाँ के जो परख फूड थी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या बोलेंगे, जो लोकल, उनका उनकी मदद ली। उसके कारण से उन्हें उत्पादन बढ़ाया और जो लोगों की डिमांड थी उसको पूरी किया, उसके कारण से प्रॉफिट में आ गई, सबसे बड़ी कंपनी बन गई। भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव को उदाहरण द्वारा समझाइए। मैंने बताया था आपको, भारत की जो खिलौना कंपनियां हैं वो सही उत्पादन, सही क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं कर पा रही थी, जिसका फायदा चीनी कंपनियों ने उठाया। और उन्होंने भारत के खिलौना उद्योग में ऐसे खिलौने लाए जो सस्ते थे और गुणवत्तापूर्ण थे, जिसके कारण से भारत का जो खिलौना उद्योग था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ और लगभग नष्ट होने की कगार पे आ गया, क्योंकि भारत में उतनी उच्च गुणवत्ता वाले और कम कीमत वाले खिलौने नहीं बन रहे थे, है ना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? मेरे ख्याल से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, आप लिख सकते हो इसमें। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को समझाइए। तो इसमें आपको फायदे और नुकसान दोनों लिखना है वैश्वीकरण के। फायदे क्या है? सस्ती कीमत पर उपभोक्ता को फायदा होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो बाजार के एकीकरण में मदद करती हैं। लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, लोगों संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ये सब फायदे हैं। नुकसान क्या है? लघु उद्योग जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, जैसे जो छोटे उत्पादक रहते हैं वो इतनी बड़ी कंपनियों के बराबर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए वो खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी ये एक प्रकार का प्रभाव समान नहीं है, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो कंटेनर जो है सामान के परिवहन के लिए, वस्तुओं के परिवहन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। उसमें जो है वो जल परिवहन, वायु परिवहन के माध्यम से कंटेनर्स में जो है वस्तुओं को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। कंटेनर्स कई प्रकार की एयर कंडीशनर की सुविधा भी देते हैं, जिसके कारण से खाद्य सामग्री जो है वो फ्रेश बनी रहती है। फ्रेश को हिंदी में क्या बोले, ताजा बनी रहती है, और उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना खराब हुए ले जाया जा सकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। सहायक कारक कौन से हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, देखना पड़ेगा इसका। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारणों का वर्णन कीजिए। आप बोलोगे कहाँ देखोगे, अभी देख रहे हैं भाई, इंटरनेट काय के लिए है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य? वर्तमान में मानव के इसके 3 प्रभावों को समझाइए। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य? इसको शॉर्ट में आईटी बोलते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हो इसको। शॉर्ट शॉर्ट को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म रूप में आईटी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी सुविधाएं आती हैं। और वर्तमान में मानव पर इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? हमारा दैनिक जीवन में मोबाइल हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और एक प्रकार की वो जरूरत भी बन गया है ना। दूसरा, सूचना और प्रौद्योगिकी ने जो लोगों का जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से विकसित किया है। अब यहाँ हम बैठे बैठे जो है वो किसी अमेरिका के व्यक्ति ने अगर कोई साइंस का वीडियो बनाया है तो वो आसानी से हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी ने वो बता। और तीसरा जो है वो लिख सकते हो आप, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अगर जो जो जैसे मान लो उदाहरण के लिए खाने के मामले में देखें, तो अब लोग बाग सजग हो रहे हैं कि भाई हम कुछ भी ठूस रहे हैं, हमको पोषण वाला खाना जरूरी है। केवल आप डेली लाइफ में खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो, जिससे केवल एनर्जी मिल रही है और फैट जमा हो रहा है। तो हम धीरे धीरे सजग हुए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। केवल हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुए, बाकी टेक्नोलॉजी में भी हम सजग हुए हैं। तो ज्ञान की वृद्धि भी करिए, दूसरा जीवन स्तर सुधरा है हमारा, रहने का स्टाइल सुधरा है ना। हम स्वच्छता की तरफ भी बढ़े हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो ये सारे आईटी के कारण ही हो पाया है। रील्स देखकर बच्चे डांस करना सीख जा रहे हैं, है ना। रील्स देखकर बच्चे जो है वो बहुत सारी, अपन चाउमीन बनाना कैसे सीखे? चाउमीन बनाना यूट्यूब देखकर ही तो सीखे होगे आप। बहुत सारी केक बनाना सीखे होंगे आपने, बहुत सारी चीजें बनाई होंगी घर में। तो ये आईटी के कारण से ये संभव हो पा रहा है ना। तो आईटी हमारे आसपास रच बस गया है और बहुत सारा नौकरी भी दे रहा है। हमारे देश में जीडीपी में योगदान भी बढ़ा है, ये भी लिख सकते हो, आईटी का प्रभाव है वो। आईटी के कारण से हमारे जीवन में जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन, जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 5 5 क्वेश्चन हो गए।
इनको देख लेते हैं। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था, देखते हैं। अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। ब्रेनली का है वो है, लेकिन ब्रेनली देखने नहीं देगा आंसर, बहुत बेकार प्लेटफॉर्म है वो, लॉगिन करने का बोलता है। अरे वाह, दिया है। व्यापार मुख्य चैनल था जो अतीत में लोगों को जोड़ता था, सही बात है, मैंने शायद शायद बोला भी था मैंने, पता नहीं। व्यापार एक प्रमुख माध्यम था लोगों को जोड़ने का। उदाहरण के लिए रेशम मार्ग अतीत में कई देशों को जोड़ता था। रेशम मार्ग मध्य पूर्व और एशिया पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप। हो गया आंसर खत्म, यही 2 नंबर के हिसाब से। व्यापार में, व्यापार जो था वो अतीत में देशों को जोड़ने का प्रमुख माध्यम था। उदाहरण के लिए सिल्क रूट, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका और यूरोप तक को जोड़ता था। तो देशों को जोड़ने का काम था व्यापार का। अगला क्वेश्चन जो है वो है, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ, वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है। सिंपल लिख दो आप एसएमएस लैंग्वेज में। शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले, हाँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। तो शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है, ये सही है। तो शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, शिक्षित कुशल और पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज्यादा जो है फायदा उठाया वैश्वीकरण का। अरे इसमें ऑब्जेक्टिव भी है यार। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, तकनीक, प्रतियोगिता, बाजार का विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन भी था इसमें, अभी देखा था अपन ने। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारक यही थे। आखिरी क्वेश्चन था ये वाला। तकनीक, जाहिर सी बात है टेक्निक बढ़ी है जिसके कारण से सुधार हुआ है। प्रतियोगिता, कंपटीशन बढ़ा है जिसके कारण से वैश्वीकरण बढ़ा है। बाजार का विस्तार, पिछले कुछ वर्षों में आय में वृद्धि, उपभोक्ता प्रवृत्ति, सूची आधार में परिवर्तन के कारण से वो सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। टेक्निक से, प्रौद्योगिकी से उत्पादन भी बढ़ा है। चलो बढ़िया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया। बढ़िया है। और क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पाद पर नियंत्रण करती हैं। विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन करने का आदेश देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो फुटबॉल का उदाहरण सही है। ये क्या करती है, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जहां पर भी सस्ता माल बन रहा होता है ना, जैसे अपने यहाँ लुधियाना का वो फुटबॉल का आया था, यहाँ वो रबर भी सस्ता है, मजदूरी भी सस्ती है, यहीं बनवा लो और दूसरे देशों में बेचो। तो छोटी कंपनियों को उत्पादन का आदेश देती हैं और बड़े देशों में बेचती हैं, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण रख पाती हैं। अच्छा क्वेश्चन था। वह कौन से तरीके जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। वह कौन से तरीके हैं, वह कौन से तरीके हैं जिससे देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी, श्रम आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान द्वारा परस्पर संबंधित किया जा सकता है। अच्छा, वस्तुओं के साथ साथ सेवा, पूंजी और श्रम आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान द्वारा परस्पर संबंधित किया जा सकता है। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये वेबसाइट अच्छी है, mpboardonline.com, इसी पे आए हैं ये सारे प्रश्न। विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम
आदि का बिना रुकावट के आदान प्रदान द्वारा परस्पर संबंधित किया जा सकता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। मुझे मालूम है आप देख रहे होगे कि अभी यूनिफॉर्म पहनी हुई है मैंने, उसमें गलत वे में मत लेना। मैं सुबह 7 बजे का निकला हूँ और अभी जस्ट 15 मिनट डिले इसलिए हुई क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम से बाहर जाना था। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कपड़े भी चेंज करूँ, है ना। और आज सैटरडे भी था तो थोड़ी सी आलसी भी दिखाई क्योंकि धुलना थे ही कपड़े, है ना। इसलिए ये मत सोचना कि आलसी हूँ, इतना नहीं हूँ कि कपड़े भी चेंज ना कर सकूँ। लेकिन थोड़ा सा इसलिए यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ। आपको नहीं बोलता मैं कि आप पहने रहो, क्योंकि नहीं पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है। चलो, आज के लिए इतने ही रखते हैं। क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं, अब हिस्ट्री शुरू करना है अपन को। 3 पोर्शन खत्म कर चुके हैं सोलर साइंस के ऑलरेडी। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ऐसी। नहीं समझ में आया तो क्या करना है वो भी बता दिया, है ना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय। कल तो नहीं मिलेंगे, संडे है। परसों मिलेंगे।